Hi everybody and welcome back to this cancer series for NEET PG, and I'm very much happy by the response that you are giving me guys by watching these videos and by loving this series. So today I'll be teaching you retinoblastinoma and prolactinoma, and इस वीडियो में मैं सारे PYQs डिस्कस करूंगा इमेज बेस्ड एज ऑलवेज, एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर प्रोलैक्टिनोमा किस पेशेंट में आपको क्या ड्रग देनी है, आपका क्या मैनेजमेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा डिस्कस करेंगे आज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद रेटिनोब्लास्टिनोमा फर्स्ट। एंड यू सी रेटिनोब्लास्टिनोमा में सबसे पहले आपको इमेजेस देखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जो कि क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इसमें कैल्सिफिकेशन, बिकॉज रेटिनोब्लास्टिनोमा इज अ कैल्सिफाइड ट्यूमर। रेटिनोब्लास्टिनोमा इज अ कैल्सिफाइड ट्यूमर। You can also see the image here. This is calcification, okay, in the retina part. So, and the second image is of leukocoria. This is leukocoria, white pupillary reflex. White, this is white pupillary reflex. Okay, white pupillary reflex is called leukocoria. And second is strabismus or esotropia. In strabismus, this is esotropia. What is esotropia? It is a medial deviation of pupil. Medial deviation of pupil is called esotropia. So esotropia is the second most common. Most common is leukocoria, that is white reflex. एंड आई मस्ट टेल यू कि व्हाइट रिफ्लेक्स का एक और डीडी बनता है जो कि होती है कोट्स डिसीज, बट आपको एग्जाम में उससे डिफर, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। देर इज वन कोट्स डिसीज, देर इज वन कोट्स डिसीज वेयर देर इज ल्यूकोकोरिया ऑल्सो, ठीक है। इट इज अ डीडी ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। बट आपको पहले पेशेंट की पूरी प्रोफाइल देखनी है, उसकी एज प्रोफाइल देखनी है, सारे फीचर्स देखने हैं, फिर आपको डिसाइड करना है कि वो कोर्ट्स डिसीज है या फिर रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज बुप्थेल्मोस। दिस इज बुप्थेल्मोस इज बल्जिंग ऑफ आईबॉल, दिस इज कॉल्ड बुप्थेल्मोस, और इसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी ग्लूकोमा के फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी ग्लूकोमा के फीचर्स मिलेंगे, बल्जिंग ऑफ आईबॉल की वजह से। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट्स फ्रॉम पीवाईक्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल कुछ ना कुछ एमसीक्यू हमेशा बनता है। वन लाइनर एमसीक्यू बनेगा या फिर आपको इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज दिस दिस ट्यूमर इज नॉन हेरिडेटरी मोर देन हेरिडेटरी। सो रेटिनोब्लास्टिनोमा की जो हेरिटेंस है वो दैट इज 40% हेरिटेंस, इट इज 40% हेरिडेटरी एंड 60% इज नॉन हेरिडेटरी। पहले आपको देखना है नॉन हेरिडिटरी में क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप है यूनिलेटरल, ठीक है। इट इज नॉट बाइलेटरल, ये ध्यान रखना, इट इज यूनिलेटरल। एंड हेरिडिटरी इज बाइलेटरल। हेरिडिटरी में भी क्या है, दो टाइप के होंगे आगे, फेमिलियल या फिर नॉन फेमिलियल, ठीक है। नॉन फेमिलियल या फिर फेमिलियल, एंड फेमिलियल इज बाइलेटरल। अब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, नॉन हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, तो आपको मार्क करना है नॉन हेरिडिटरी, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा, अब पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रखी होगी एक पेशेंट की, उसके बाद उसकी फैमिलियल हिस्ट्री दे रखी होगी और आपसे पूछा हो कि इस पेशेंट में यूनिलेटरल मिलेगा या बाइलेटरल, तो आपको आंसर करना है बाइलेटरल। इसको कैसे याद रखोगे, जो फैमिलीज होती है ना वो सारी जुड़ के रहती है, इकट्ठी रहती है, ठीक है। देर इज बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ इमोशंस, ठीक है। सो देर इज बाइलेटरल, सो फैमिलियल विल बी बाइलेटरल एंड नॉन हेरिडिटरी विल बी यूनिलेटरल। नाउ व्हाट इज द हेरिडिटरी, हेरिडिटरी what is the hereditary that is most common is autosomal dominant inheritance. So inheritance will be autosomal dominant. इसको कैसे याद रखना है ताकि आप इसको ना भूलो, इसको ऐसे याद रखोगे, दैट इज जो हेरिडिटरी रहेगा ना उसके अंदर आ रहा है डी, ठीक है। हेरिडिटरी के अंदर इंपॉर्टेंट जो अल्फाबेट है देर इज डी, आर नहीं है, आर इज नॉट द इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, डी हेरिडिटरी में इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है। सो देर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब आप हेरिडिटरी को स्पेल कर रहे हो हेरिडिटरी, तो डी जो है ना सबसे ज्यादा बोलने में सबसे ज्यादा उस पर दबाव पड़ता है, ठीक है, डी पे। सो दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। रेटिनोब्लास्टोमा में हेरिडिटरी में डी पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, देयरफॉर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द निमोनिक। नाउ जीन 13q14 रेटिनोब्लास्टोमा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है कि एग्जाम में आ जाएगा 13p14, तो ये नहीं है, 13p14 नहीं है, ठीक है। 13q14 इसको कैसे याद रखोगे, देखो रेटिनोब्लास्टोमा जब हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले आर आ रहा है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा में आर आ रहा है। जब हम 3 देख रहे हैं तो 3 में क्या आता है, THR, इसमें भी आर आता है, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा में आर आ रहा है, 3 में आर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा 13q14। तो आपको पहले 13, फिर उसके बाद 14 और उसके बीच में क्यू। अब क्यू कैसे आपको याद रखना है, जब भी मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ या जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है ये बोलते हुए कि
कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, हम क्या बोलते हैं क्यों, क्वेश्चन में भी क्या आता है क्यों। आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो क्यों पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्यों डालना है, पी नहीं डालना उसमें, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में भी क्यों आता है स्टार्टिंग में, आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी आप क्वेश्चन का ही आंसर देने जा रहे हो, ठीक है। तो क्यू का जब भी आपको जवाब देना है ना, तो आपको क्यू इसमें लिखना है 13Q14। रेटिनोब्लास्टोमा का क्वेश्चन आएगा 13Q14, ओके। तो आई होप आपको इससे बहुत याद रहेगा एग्जाम में। अब मेलिग्नेंसी पे आते हैं। मेलिग्नेंसी में मोस्ट कॉमन है पिनियलोब्लास्टोमा, सेकंड मोस्ट कॉमन ओस्टियोसार्कोमा, विच इज मतलब ओस्टियोसार्कोमा की अगर आपको वीडियो देखनी है, मैंने बोन ट्यूमर्स में कंप्लीटली अच्छे से डिफाइन किया, एक-एक बोन ट्यूमर विद निमोनिक डिफाइन कर रखा है उसमें, तो आप वो जाके देख सकते हो। अब इसको याद कैसे रखना है, इसका निमोनिक क्या है? तो अब इसका निमोनिक बहुत ध्यान से सुनना, आप कभी नहीं भूलोगे। रेटिनोब्लास्टोमा का हम क्या मतलब है? रेटिनोब्लास्टोमा ओप्था का ट्यूमर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अपनी आँख बंद करेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा में हम अपनी आँख बंद करेंगे, जब हम आँख बंद करते हैं तो हम नींद की तरफ जाते हैं, ठीक है? व्हेन वी क्लोज आवर आईज वी गो टू स्लीप। बट स्लीप के पैटर्न को मतलब कि स्लीप लाने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज पीनियल ग्लैंड। वो क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो आंख से रिलेटेड है। जब हम आंख क्लोज करते हैं, जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो उसमें पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मोस्ट कॉमन इज पिनियलोब्लास्टोमा। अब सेकंड को मोस्ट कॉमन कैसे याद रखोगे, जब हम आंख बंद करते हैं, हम सोने जाते हैं, पीनियल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। बट जब हम सोने लगते हैं तो सारी की सारी जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो हमारे आंखों के सामने आने शुरू हो जाते हैं सारे थॉट्स, ठीक है। तो जो सारे थॉट्स आने शुरू होते हैं, तो सारा मतलब कि सारे थॉट्स, ठीक है, सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, सारे थॉट्स आने शुरू हो दैट इज सार्कोमा। सारे से सार्कोमा। और थॉट से आएगा ओस्टियो। ओस्टियो कैसे आएगा, आप बोलोगे थॉट्स, ओ आ रहा है और टी आ रहा है, ठीक है। ओ आ रहा है, टी आ रहा है थॉट्स के अंदर, थॉट्स में तो ओ सोचते हैं हम, ठीक है। ओस्टियो सार्को तो ओ, ओस्टियो सार्कोमा में हम ओ बोलेंगे तो सोचेंगे, ठीक है। ओस्टियो सार्कोमा, तो मैंने वो क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निमोनिक इसके सारे। 13Q14 कैसे याद रखोगे, रेटिनोब्लास्टोमा में आता है आर। जब आर आ रहा है तो 3 में भी क्या आता है, आर आता है। तो 13 आएगा पहले, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा 14। अब क्यू क्यों आएगा, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देने जा रहे हो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्यू का जवाब मांग रहा है, तो क्यू आपको लिखना है इसमें। फिर उसका जब आपने आंख बंद करी, आंख बंद करके आप सोने चले गए, सोने जब आप जा रहे हो तो आपका कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, पीनियल ग्लैंड। तो पिनियलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी। जब आप सो रहे हो तो आपके सामने सारे थॉट्स दिन के आ रहे हैं, तो सारे से सार्कोमा, और थॉट से आएगा ओस्टियो। क्योंकि जब आप थॉट सोचते हो किसी चीज को, तो आप ऐसे इमेजिन करते हो, ओ करके इमेजिन करते हो, ओस्टियो, ठीक है। नाउ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस में आपको देखना है, देयर इज नट्सन हाइपोथेसिस। नुटसन हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, टू हिट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक जीन म्यूटेट होगा ना, तो उससे कुछ नहीं होगा, पर उसके लिए आपको दो जीन्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको दो जीन्स चाहिए म्यूटेट होने के लिए कंप्लीटली, तब आपको जाके नट्सन हाइप, जैसे मान लीजिए दो जीन थे, ठीक है। लेट्स सपोज दीज आर टू जीन्स थे, उसके बाद एक जीन में दिक्कत हुई, पर एक जीन ठीक था, अभी कुछ नहीं होगा। बट लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जीन में भी दिक्कत हो जाएगी, जब दोनों जीन में दिक्कत हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब जा करके रेटिनोब्लास्टोमा होगा पेशेंट को, ठीक है। सो दिस इज नोट्सन हाइपोथेसिस। अब मोस्ट कॉमन स्प्रेड क्या है रेटिनोब्लास्टोमा का, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू। मोस्ट कॉमन स्प्रेड है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, विच इज डायरेक्ट स्प्रेड। पेपर में क्वेश्चन आएगा इनडायरेक्ट स्प्रेड है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, सो दिस विल नॉट बी द आंसर, आंसर विल बी ऑप्टिक नर्व विच इज द डायरेक्ट स्प्रेड। इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है कि किसी और ऑर्गन के थ्रू होके, किसी और चीज के थ्रू ट्रांसफर होके चला जाए। बट ऑप्टिक नर्व किसको सप्लाई करती है, रेटिना को, और रेटिना से डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन है, तो दैट इज डायरेक्ट स्प्रेड। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस, तो दो चीजें हैं, एक तो है गोल्ड स्टैंडर्ड और एक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सीटी स्कैन। मैंने आपको पहले कैल्सिफिकेशन की इमेज दी, दैट वाज द इमेज ऑफ द सीटी स्कैन। इनिशियली एक्सरे करते थे, बट उसके बाद हम सीटी स्कैन करते हैं, और मोस्ट प्रेफरेबली सीटी स्कैन ही आपको आंसर करना है एग्जाम में। नाउ देयर विल बी कैल्सिफिकेशन एज इट इज अ कैल्सिफाइड ट्यूमर। अब बायोप्सी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था सीएनएस ट्यूमर वाली सीरीज में, जब मैंने आपको मेडुलोब्लास्टोमा पढ़ाया था, जब मैं आपको मेडुलोब्लास्टोमा पढ़ा रहा था, सो देयर विल बी सूडोरोजिट्स। बट रेटिनोब्लास्टोमा और पिनेलोब्लास्टोमा दो ऐसे ट्यूमर्स है जिनमें फ्लेक्सनर व्हाइट रोजिट्स मिलते हैं, दीज आर ट्रू रोजिट्स। अब ट्रू रोजिट्स क्या होते हैं, जहां पर ल्यूमन जो होगा वो ट्री होगा, यानी कि वैकेंट ल्यूमन होगा, बिल्कुल व्हाइट ल्यूमन होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, सॉरी। ओ बट लेकिन और जो सराउंडिंग सेल्स होंगे, सो देयर विल बी सराउंडिंग सेल्स बट ल्यूमन विल बी वैकेंट, सो दैट इज ट्रू रोजिट्स। और जो सूडो रोजिट्स क्या होंगे, जहां पर मेडुलोब्लास्टोमा
एपेंडाइमोमा और न्यूरोब्लास्टोमा है जिनमें वहां पर सूडोरोजिड्स होंगे। वहां पर क्या होगा, तो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, पटाखों का, बिकॉज देर इज दिवाली टुमारो, सो इससे डिस्टर्ब मत होना। आई एम कंटिन्यूइंग टू टीच। सो इसमें क्या होगा कि मेडुलोब्लास्टोमा और एपेंडाइमोमा और न्यूरोब्लास्टोमा, ये तीन ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सूडोरोजिड्स मिलेंगे। और इसका निमोनिक है मैन, मैन आर फेक, मैन आर सूडो, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सेंटर के अंदर ट्रू ल्यूमन नहीं होगा, यानी कि वैकेंट ल्यूमन नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसिनोफिलिक आपको डेब्री उसको मिलेगा इसिनोफिलिक, और साइड में सेल्स होंगे। हिस्टोलॉजी की जो स्लाइड आप इसमें भी देख सकते हो, जो गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट करी है। सो दिस इज फ्लेक्सनर व्हाइट रोजिड्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैकेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको वैकेंट ल्यूमन दिख रहा है, वैकेंट ल्यूमन है, व्हाइट ल्यूमन है, वैकेंट ल्यूमन है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा फ्लेक्सनर व्हाइट रोजिड्स, सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं होमर व्हाइट राइट रोजिड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको इसिनोफिलिक डेब्रिस मिल रहे हैं, ठीक है, पिंक पिंक। सो नाउ मूविंग टू द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इन्यूक्लिएशन और इविसरेशन। इविसरेशन नहीं करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा में, इन्यूक्लिएशन करते हैं हमेशा। हमेशा रेटिनोब्लास्टोमा में इन्यूक्लिएशन करते हैं, दैट इज आईबॉल रिमूव प्लस स्क्लेरा रिमूव, बोथ रिमूव। बट इविसरेशन क्या होगा, जहां पर हम विसरा रिमूव कर देंगे, जहां पर विसरा रिमूव कर देंगे वहां पर होगा इविसरेशन। सो दैट इज वेयर स्क्लेरा विल बी इंटैक्ट, क्योंकि स्क्लेरा जो होती है उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इंटैक्ट नहीं, तो उसको विसरा में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इविसरेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्यूक्लिएशन करेंगे, कंप्लीट आईबॉल विद स्क्लेरा रिमूव करेंगे। नाउ कमिंग टू द कीमो। कीमो कैसे ध्यान रखना है, वैक, वीईसी वैक, ये दिस इज आल्सो पीवाईक्यू, ठीक है। अब वैक में क्या है, सबसे पहले है विनक्रिस्टिन, उसके बाद है टोपोसाइड, उसके बाद है कार्बोप्लेटिन। विनक्रिस्टिन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पीवाईक्यू आ चुका है। इट एक्ट्स ऑन एम फेज एंड इट्स इज, अगर एम फेज पे एक्ट कर रही है, क्यों कर रही है एम फेज पे एक्ट, बिकॉज इट इज स्पिंडल फॉर्मेशन इनिबिटर, क्योंकि हमें पता है जो एम फेज होता है उसके अंदर स्पिंडल्स बनती हैं, ठीक है, उसके अंदर स्पिंडल्स बनती है। सो दैट एक्ट्स ऑन एम फेज एंड इट इज, क्योंकि जब आप एम को बनाओगे ना, आप एम को बना रहे हो, देयर आर टू वीज, टू इन्वर्टेड वीज, ठीक है, इसलिए ऐसे याद रखना है आपको। सो देयर आर टू इन्वर्टेड वीज, टू इन्वर्टेड वीज, जब टू इन्वर्टेड वीज आप बनाओगे तो उससे बनेगा एम, सो दैट एक्ट्स ऑन एम फेज एंड इट इज स्पिंडल फॉर्मेशन इनिबिटर। और अदर एग्जांपल क्या है इसका, विनब्लास्टिन, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एसआईएडीएच एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये फार्मा इंटीग्रेशन है, दिस इज फार्मा इंटीग्रेशन एयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इटोपोसाइड। इटोपोसाइड क्या टी है, तो टोपोआइसोमरेज होगा और टू इनहिबिटर होगा, क्योंकि इसमें टू में टी आता है, टोपोआइसोमरेज टू इनहिबिटर। अदर एग्जांपल सारे जो रूबिन, जैसे डॉक्सोरूबिन हो गया, ठीक है, जिसमें भी सब में एंड में सफिक्स में रूबिन आ रहा है, वो सारे ड्रग्स क्या रहेंगी, टोपोआइसोमरेज टू इनहिबिटर्स। एंड देयर इज कार्बोप्लेटिन। कार्बोप्लेटिन इज अ प्लेटिनम कंपाउंड, देयर इज नॉट सच स्पेसिफिक, मतलब आपको इससे ऐसा कुछ याद नहीं रखना एग्जाम में, बट सिस्प्लेटिन होती है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। वो मैं अदर वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जब सर्जरी में कीमोथेरेपी डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ कमिंग टू दी प्रोलैक्टिनोमा, दिस वाज ऑल रेटिनोब्लास्टोमा। अब प्रोलैक्टिनोमा पे आते हैं। इस टॉपिक को अब मैं जितना स्ट्रेस दूं उतना कम है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑब्स, फॉर फार्मा, ठीक है, दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, जो प्रोलैक्टिन होगा उसको नॉर्मल लेवल्स होते हैं 20 टू 25 के बीच में, या फिर उससे कम। बेसिक फार्माकोलॉजी में क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन। और जो ग्रोथ हार्मोन और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्विन हार्मोन्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही सिर्फ दो हार्मोन्स हैं जो अंडर इनिबिटरी कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के, जो इनिबिटरी कंट्रोल में होते हैं हाइपोथैलेमस के। रेस्ट सारे हार्मोन्स पॉजिटिव भी होते हैं और इनिबिटरी भी होते हैं, बट यही सिर्फ ऐसा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, जिसमें जो सिर्फ अंडर इनिबिटरी कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप हाइपोथैलेमस को देखो तो हाइपोथैलेमस से दो ही निकलते हैं, एक तो जीएचआईएच और एक डोपामिन, ठीक है, डोपामिन एंड ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। सो दैट विल इनिबिट ग्रोथ हार्मोन, और जो डोपामिन है दैट विल इनिबिट पीआरएल, प्रोलैक्टिन। इनके कोई पॉजिटिव हार्मोन्स नहीं होते, पॉजिटिव स्टिमुलेटरी हार्मोन्स नहीं होते जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करें और ग्रोथ हार्मोन का, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा दें। प्रोलैक्टिन और जो ग्रोथ हार्मोन है वो अपने आप सीक्रेट होते रहते हैं पिट्यूटरी से, जस्ट इनके इनिबिशन होता है हाइपोथैलेमस से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं जो डोपामिन, मैंने आपको बताया डोपामिन इनिबिट करता है प्रोलैक्टिन को, डोपामिन डी टू एगोनिस्ट दे देंगे अगर हम, डी टू एगोनिस्ट अगर हम दे देंगे तो बोथ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा। अब ऑब्स में क्या है,
दिस इज पीवाईक्यू अगेन, कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक पेशेंट है, उसको ऐसे ऐसे हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हो गया, फिर प्रोलेक्टिनोमा है, तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? गलेक्टोरिया उसको डेफिनेटली होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया ज्यादा होगा मोर देन इनफर्टिलिटी, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन किसको बोलते हैं वो ओब्स में आप पढ़ लेना, आई विल गाइनी में पढ़ लेना, आई विल नॉट डिस्कस हियर, ओब्स एंड गाइनी में पढ़ लेना। तो सेकेंडरी एमेनोरिया इज मोर कॉमन देन इनफर्टिलिटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, आपको ये नहीं भूलना है, सेकेंडरी एमेनोरिया इज मोर कॉमन देन इनफर्टिलिटी इन प्रोलेक्टिनोमा, ठीक है। नाउ अब क्या है, अगर पेशेंट का माइल्ड एलिवेशन है, यानी जैसे 20 टू 25 की लिमिट है, अगर पेशेंट का 27 है, ठीक है, 30 है, तो उसमें केस में आपको क्या करना है, पेशेंट का टीएसएच भी पहले मॉनिटर करना है। जब भी आपको पीआरएल इंक्रीज मिलेगा, आपको पेशेंट का थायराइड चेक करना है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको चेक करना है, या फिर ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट कर रहा है प्रोलेक्टिन, तो ये भी हो सकता है कि टीएसएच भी लेवल रेज हो। तो बट अगर बोथ टीएसएच एंड पीआरएल इंक्रीज है, तो आपको हमेशा पहले हाइपोथायरॉयडिज्म चेक करना है। आई थिंक ये बेसिक फिजियोलॉजी से आपको पता होगा, जो बेसिक फिजियोलॉजी वो क्या बोलती है कि अगर टीएसएच इंक्रीज है, अगर टीएसएच इंक्रीज है तो T3 एंड T4 डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, जो फीडबैक जाएगा डिक्रीज T3 T4 का जो फीडबैक जाएगा, वो जाएगा, तो जिसकी वजह से टीएसएच इंक्रीज होगा। अगर T3 और T4 अगर इंक्रीज है, अगर T3 और T4 इंक्रीज है, तो क्या करेंगे, वो टीएसएच को सप्रेस करेंगे। सो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब ये बेसिक चीज पता लगी आपको, अगर पीआरएल इंक्रीज है तो आपको पहले टीएसएच करना है, बट अगर टीएसएच और पीआरएल दोनों इंक्रीज है, तो उस केस में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म लेवल करके पेशेंट को पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए ट्रीट करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी एमआरआई। अब एमआरआई पे क्या हुआ कि आपने पेशेंट का प्रोलैक्टिनोमा के आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपने एमआरआई कराई, एमआरआई पे लेस देन 1 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको उसको बोलना है माइक्रोएडिनोमा, मोर देन 1 सेंटीमीटर मैक्रोएडिनोमा। अगर आपने एमआरआई नहीं कराई है, बट पेशेंट अगर बता रहा है कि बायटेम्पोरल हेमियोनोपैथी, यानी कि उसको बायटेम्पोरल यानी कि दोनों लेटरल साइड से उसको दिखना बंद हो चुका है, तो दैट इज स्पेसिफिक सिम्टम। अगर और साथ में अगर पेशेंट को सेकेंडरी एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी है, ठीक है, और गैलेक्टोरिया भी है, और उसको बायटेम्पोरल हेमियोनोपी है, अगर आपको तीनों फीचर्स अगर आपको पेशेंट के अंदर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज मैक्रोएडिनोमा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, दीज आर ऑल कंप्रेशन फीचर्स, ठीक है। कंप्रेशन तभी होगा जब मैक्रोएडिनोमा होगा, ठीक है। सो दैट इज बाइटेम्पोरल हेमिनोमा कैवर्नस साइनस सिंड्रोम, क्योंकि आपको पता है जो पिट्यूटरी होती है, जो सेला टर्सिका होती है, उसके दोनों आजू बाजू क्या होता है, कैवर्नस साइनस होता है। कैवर्नस साइनस में कौन कौन सी नर्व्स जाती हैं, कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं? आईसीए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है कैवर्नस साइनस में, ठीक है। थर्ड नर्व, सेकंड नर्व, ऑप्टिक नर्व जाती है, थर्ड नर्व जाती है, ठीक है, फोर्थ नर्व जाती है, फिफ्थ नर्व, थर्ड सेकंड फिफ्थ नर्व, ठीक है, शायद से फोर्थ नहीं जाती है, मैं चेक कर लूंगा, बट आईसीए थर्ड सेकंड फिफ्थ नर्व, और शायद से सिक्स्थ नर्व भी जाती है, सिक्स्थ शायद सिक्स नहीं है, बट थर्ड सेकंड एंड फिफ्थ नर्व, ये तीनों नर्व्स जाती हैं, तो इनका कंप्रेशन हो सकता है पेशेंट को, इनसे रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। हेडेक पेशेंट को होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कंप्रेसिव फीचर है, तो आपको पेशेंट के अंदर ये स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं, गैलेक्टोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया, इनमें से कोई फीचर मिल रहा है, तो आपको दिमाग में डालना है कि हाँ मैक्रोएडिनोमा हो सकता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो पहला केस सिनेरियो क्या है? पहला केस क्या है? कोई भी सिम्प्टोमेटिक माइक्रोएडिनोमा हो, कोई भी मैक्रोएडिनोमा हो, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, कैबरगोलिन देनी है, जो कि D2 एगोनिस्ट है, मोर देन ब्रोमोक्रिप्टिन। हमारे पास दो चॉइसेस रहेंगी, एक रहेगा कैबरगोलिन, एक रहेगा ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है। एक चॉइस है हमारे पास कैबरगोलिन, एक चॉइस है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो यही पीवाईक्यू में बार बार आता है कि आपको केस दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ड्रग देनी है। सो यही जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों ही D2 एगोनिस्ट है, तो आपको आप दोनों ही पीआरएल को कम करेंगे, बट आपको कैबरगोलिन को प्रेफर करना है अगर सिम्टोमेटिक माइक्रो है या फिर कोई भी मैक्रोएडिनोमा है। बट अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी कंप्लेंट कर रहा है, स्पेसिफिकली कह रहा है कि भी इनफर्टिलिटी कंप्लेंट कर रहा है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आपको उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन देना है, ठीक है। तो उस केस में आपको ब्रोमोक्रिप्टिन देना है मोर देन कैबरगोलिन, ठीक है, मोर देन कैबरगोलिन। नाउ कमिंग टू सेकंड केस सिनेरियो। सेकंड केस सिनेरियो क्या है? अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोएडिनोमा है, मतलब आपने तो माइक्रोएडिन आप कोई और ट्रीटमेंट कर रहे थे, किसी और ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपने हेड की नॉर्मल एमआरआई कराई थी, किसी और वजह से एमआरआई कराई थी, बट आपको मिल गया एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोएडिनोमा, या फिर पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, या फिर पेशेंट क्या है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उस केस में आपको सिर्फ एमआरआई फॉलोअप कराना है 1 से 2 साल तक, और कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, ठीक है।
सो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक पेशेंट थी, उसने डिलीवरी करी है, वो लैक्टेटिंग हो गई है और उसके बाद लैक्टेटिंग हो चुकी है और उसको फीचर्स आ रहे हैं, गैलेक्टोरिया उसको है, ठीक है? उसको गैलेक्टोरिया है और साथ में उसको मतलब गैलेक्टोरिया, कंप्रेसिव सिम्पटम्स, ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है? बट विजुअल सिम्पटम्स नहीं है। लैक्टेटिंग मदर आपको दे रखी है और आपको माइक्रो एडिनोमा दे रखा है या फिर मैक्रो एडिनोमा दे रखा है बट एसिम्प्टोमेटिक है, तो उस केस में आपको एमआरआई करनी है, फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट है जिसमें कि अब कोई पेशेंट है जो कि विजुअल सिम्पटम्स के साथ आ रही है, प्रेगनेंसी है या फिर लैक्टे, तो उस केस में आपको वेट नहीं करना है, आपको मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करना है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। उसको आईसी अगर उसकी कंप्रेस होगी, तो उस केस में क्या होगा? आईसी अगर कंप्रेस होगी, तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? तो अब उसको और दिखना उसको बंद हो रहा है, तो उसको कैसे चलेगा? तो विजुअल सिम्पटम्स यानी कि अगर उसको मेजर सिम्पटम्स आ रहे हैं, यानी कि मैक्रो एडिनोमा के सिम्पटम्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सिम्प्टोमेटिक मैक्रो एडिनोमा उसको होना शुरू हो चुका है। तो उस केस के अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करना है, ठीक है? नाउ अगर मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट का 4 महीने से चल रहा है, उसके बाद भी प्रोलैक्टिन अगर उसका हाई है, तो उस केस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन शुरू करनी है। सो ये 4 केस सिनेरियोज़ थे। दीज़ वर 4 केस सिनेरियोज़ और इसके साथ रेटिनोब्लास्टिनोमा एंड प्रोलैक्टिनोमा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊँगा ईएनटी के ट्यूमर्स, जो भी ईएनटी के ट्यूमर्स हैं, जैसे नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा है, ठीक है? और श्वानोमा हो गया, तो ईएनटी के कल ट्यूमर्स कवर करूँगा। उसके बाद मैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास और रेटिनो और रेप्टोमायोसार्कोमास, डेस्मोइड ट्यूमर्स यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जो ट्यूमर्स हैं, वो सारे कवर करूँगा। कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? सो कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली।